नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने मेरी बरेली रेंज में डीआईजी के रूप में तैनाती के समय की एक घटना लेकर आया हूँ। आज की ये घटना जनपद शाहजहाँपुर से संबंधित है। बात 23 जनवरी 2020 की है। मेरे कार्यालय में बाहर जो आगंतुकों से को डील करते हैं या आगंतुकों से उनका हिसाब किताब रखते हैं, उन्होंने आकर बताया कि 6-7 महिलाएं आई हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं और वो किसी तांत्रिक ने उन लोगों को अपने चंगुल में फंसा रखा था, उससे निकली हैं और अपनी शिकायत लेकर आई हैं। वो बात कुछ अच्छी तरह से बता नहीं पा रहा था। मैंने कहा कितने हैं? उनका 4-5 महिलाएं हैं। मैंने कहा तांत्रिक से क्या मतलब? बोले साहब यही उन्होंने बताया है कि एक तांत्रिक की शिकायत हमें करनी है। मैं आपको बहुत बार इस तरह के तांत्रिक और उनके एडवर्टीजमेंट्स के बारे में बता चुका हूँ। रेलवे में सफ़र करने वाले जानते हैं, रेलवे डिब्बों में ऊपर की तरफ बड़े बड़े स्टिकर लगे होते हैं, संपर्क करें, कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। तमाम उसमें शादी नहीं हो रही है, वशीकरण और फलाना और ढकाना, इस तरह की दुनिया भर के उसमें क्लेम लिखे होते हैं। तुरंत आराम, पैसा वापस, इस तरह की बातें लिखी होती हैं। मेरे दिमाग में आया कि संभवतः उसी तरह की किसी तांत्रिक की बात होगी। महिला कांस्टेबल के साथ वो सभी महिलाएं मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष उपस्थित हुईं। एक एक करके उन सभी ने फ़ोटोग्राफ्स कुछ दिखाए और ये कहा कि साहब ये बाबा जी हैं, तांत्रिक बाबा हैं और इन्होंने मुझसे शिकायत की, इन्होंने मुझसे विवाह किया है, शादी की है। इनमें से 2 मुस्लिम महिलाएं थीं जिनका प्रॉपर निकाह हुआ था। दूल्हे के रूप में जो फ़ोटोग्राफ उन्होंने दिखाई, इन 5 शादियों की फ़ोटोग्राफ में एक ही आदमी था जो दूल्हा बना हुआ था। मैंने भी फ़ोटो इधर उधर करके देखा कि कहीं फ़ोटोशॉप तो नहीं है। ऐसा कैसे संभव है कि एक ही दूल्हा है, 5-5 उसकी बीवियां हैं। महिलाओं ने ये बताया कि साहब ये हम लोग किसी न किसी समस्या को लेके उनके पास जाया करते थे। किसी की बीमारी की समस्या थी, किसी के बेटे की, किसी की बेटी की, किसी के पति से नहीं पट रही थी, कोई अपनी आर्थिक स्थिति को लेके परेशान था, इस तरह की, कोई घर में किसी की मौत हो गई थी, उससे संबंधित तमाम भूत प्रेत तंत्र मंत्र की जो बातें होती हैं, इससे इस संबंध में तांत्रिक के पास पहले वो सत्संग कराया करता था। सत्संग में शामिल हुई और फिर धीरे धीरे उसने अपने जाल में फंसाकर वो ये बताया कि उसके कई जगह आश्रम हैं, बहुत प्रॉपर्टी है और ये सब उसके छल कपट को पूरी तरह से न भांप कर इन महिलाओं ने उससे शादी कर ली। अलग अलग जगह, अलग अलग टाइम पर ये शादियां की गईं। बहुत हैरान करने वाली फ़ोटोग्राफ्स थी सभी शादियों की। ये भी बताया कि जब हम लोगों की शादी हुई, जो उनमें से सबसे पहले जिसने बताया कि जब हम लोगों की हमारी शादी 2014 में हुई और हम आश्रम में गए, तो पहले तो कुछ दिन उन्होंने आश्रम के अपने ब्लॉक से, जहाँ स्वामी जी, जहाँ तांत्रिक महाराज रहते हैं, वहाँ से बाहर निकलने नहीं दिया कि भाई नई बहू आई है, नई दुल्हन आई है और इसको बाहर न निकलने दिया जाए, न लोगों से बात करने दी जाए। कुछ दिन बाद उसको ये पता लगा कि अरे इन्होंने तो पहले की कई शादियाँ, जब वो बाहर निकली, लोगों से मिलना जुलना हुआ, महिलाएं हैं उनके यहाँ खाना बनाने, सफाई करने, इन तरह की जो लोग आते थे, उनसे ये पता लगा कि ये कई शादियाँ पहले कर चुका है। ये बात पता लगते ही वो बिफर गई। उसने पहले इस बात को कन्फर्म किया कि ये बात सही है कि नहीं है और उसके बाद ये बात उसने तांत्रिक से बताई। ऐसी बात सुनते ही उसने उसको धमकाना शुरू कर दिया और तब तक 5-6 महीने में वो अपने घर का सारा पैसा, जेवर, कपड़ा, वो सब वहाँ बाबा जी के उस मकान में उसने रख दिया था। फफूंद औरैया की रहने वाली पिंकी चौहान ने
बहुत ढेर सारी फ़ोटोग्राफ दिखाई, शादी की भी और शादी के बाद भी। उसने बताया कि जब उसको ये पता लगा और मैंने इसका विरोध शुरू किया, मैं चिल्लाने लगी, तभी बाबा के, तांत्रिक बाबा के बहुत ढेर सारे गुरु आए और उन्होंने उठाकर आश्रम के बाहर फेंक दिया। 30 मई 2014 को उसकी शादी हुई थी और वो 6 महीने में ही बाहर निकाल दी गई। पढ़ी लिखी महिला मालूम दे रही थी। उसने फ़ौरन थाना निगोही भटकते भटकते वो पहुंच गई और उसने पूरी बात बताई कि इस तरह से बाबा ने इस तारीख को, फ़ोटोग्राफ्स भी सब दिए, लेकिन कोई थाने पर सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा भाई शादी हुई है, हस्बैंड है, जाइए फैमिली कोर्ट में जाइए। और आजकल जो मीडिएशन सेंटर्स थानों में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चलते हैं और कभी कभी अदालतें भी, अदालत को अप्रोच करिए तो वो मीडिएशन सेंटर में पहले ये कहते हैं कि मीडिएशन करा लीजिए, आपस की बात है, हो सकता है बात बन जाए। लेकिन फिर भी उसने जिद करके वहाँ पर वो एक FIR करा दी। FIR करा के वो चली गई, अपने घर चली गई। रहने वाली मैंने आपको बताया कि औरैया की थी, फफूंद की। इस बीच में आश्रम वाले लोगों ने पैरवी करके उसमें फाइनल रिपोर्ट लगवा दी। महिला फिर आई पूछताछ करने के लिए, तो महिला को थाने वालों ने बिठा लिया। उन्होंने कहा भाई तुम जो फ़ोटोग्राफ दिखा रही थी, बाबा जी के लोग आए थे, उन्होंने भी फ़ोटोग्राफ दिखाई, तुम्हारी तो पक्की वाली शादी हुई थी, 7 फेरे हुए थे और तुम बहुत ढेर सारा सामान आश्रम से लेके भाग गई थी। तुम्हारे खिलाफ़ भी एक एप्लीकेशन आई है कि तुम बहुत महंगे जेवर और गहने बाबा जी के जो रखे हुए थे वो लेकर भागी हो, तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा कायम होगा, तुम बैठो यहाँ पर। ये सुन के वो डर गई। उन्होंने कहा अगर तुम चाहती हो कि ये मुकदमा कायम न किया जाए, बाबा के ख़िलाफ़ जो भी तुमने एप्लीकेशन दी है विड्रॉ कर लो, एक स्टेटमेंट अपना दे दो कि हमें कुछ नहीं कहना है। इस पर पिंकी चौहान राजी नहीं हुई और वो वहाँ से चली गई। दोबारा वो कभी थाने पर लौट कर नहीं आई। उसने अपने लोगों से पता किया कि उसका क्या हुआ, तो पता लगा कि इसमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। कमोबेश यही बात लगभग सभी महिलाओं ने बताई। 5 महिलाएं जो वहाँ थीं उन्होंने फ़ोटोग्राफ और ये देखकर बताया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 3-4 और महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरह का व्यवहार बाबा ने किया था और उन्होंने मारे शर्म के और उनके परिवार वालों को न पता लगे, या वहाँ जाके उन्होंने कुछ ही दिनों के भीतर आत्महत्या कर ली। ये बात बहुत गंभीर थी, रोंगटे खड़े करने वाली बात थी। और 2014 की शादी, 2014-15 की FIR और 2020 में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं भी थोड़ा अचंभित था कि ऐसा कैसे हो सकता है। महिला अगर थाने तक गई है तो वो ज़रूर कहीं न कहीं और गई होगी और उसने इसको परसू भी किया होगा। मैंने SP शाहजहाँपुर, उस समय डॉक्टर S चेन्नप्पा थे, उनको फ़ोन किया कि मेरे यहाँ इस तरह से 4-5 महिलाएं आई हैं और अपना इस तरह का वाक़या बता रही हैं, क्या आपके संज्ञान में भी इस तरह की कोई बात आई है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ज़िले में, एक थाने में एक आश्रम चल रहा हो और उसके खिलाफ़ इतनी महिलाएं, और केवल महिलाओं ने ये शिकायत की थी, इतनी महिलाएं शिकायत कर रही हैं, विद फोटोग्राफ्स कर रही हैं, ज़रूर कोई न कोई बात होगी और स्थानीय SP को इसकी जानकारी होगी। चेन्नप्पा ने बताया कि मेरे सामने तो कोई नहीं आया सर, हाँ डाक से हमें कहाँ से एप्लीकेशन आई थी, 2-3 एप्लीकेशन आई थी जिसकी मैंने जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट आने पर जांचकर्ता अधिकारी ने लिखा कि इन शिकायतें सब झूठी पाई गईं और इसलिए कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये पूछा कि आप ये बता सकते हैं ये जांच, जो भी 1-2 आपको याद है, वो किस स्तर के अधिकारी से कराई गई थी? चेन्नप्पा ने कहा कि जहाँ तक मुझे याद है ये थाना स्तर से ही इसकी जांच कराई गई थी। मैं पूरा माजरा समझ गया। थाने से ही सब कुछ होना था, थाने पे ही शिकायत लिखाई गई थी, थाने से ही जांच होगी, तो जांच आख्या में क्या आएगा, जांच में क्या लिखा जाएगा, ये आप सहज अंदाज़ लगा सकते हैं। और हम तो इतने दिन से पुलिस में हैं, हमें तुरंत अंदाज़ लग गया। मैंने SP शाहजहाँपुर से कहा, चेन्नप्पा से कहा कि ये महिलाएं अभी मेरे समक्ष हैं और कल सुबह आप जब कार्यालय में बैठेंगे तो आपसे मिलेंगे।
आप ये सुनिश्चित करिएगा कि आप मिलें इनसे, और ये भी सुनिश्चित करिएगा व्यक्तिगत रूप से इनकी समस्या को सुनें, क्योंकि अब भी मुझे डाउट था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा एसपी अलग तरह से सुनेंगे, अपने एसओ से बात करेंगे, अपने सीओ से बात करेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे, इंस्पेक्टर एलआईयू से बात करेंगे, तब हो सकता है उनको सही बात का अंदाज़ा लग जाए, और एक बार सही बात वरिष्ठ अधिकारी, जिले के वरिष्ठ अधिकारी की संज्ञान में आ जाती है तो उस पर कार्रवाई होने में थोड़ा आराम रहता है। क्योंकि इस तरह की, जैसा कि महिलाओं ने बताया, अगर इस तरह की का सेटअप है वहाँ पर, तो हो सकता है इन महिलाओं को ज़्यादातर जो एप्लीकेशन लेके आवेदनकर्ता अपना आवेदन प्रपत्र लेकर आते हैं, उनको सबसे पहले तो पीआरओ से जूझना पड़ता है। पीआरओ ये सोचता है कि साहब के पास छोटी छोटी बात क्या ले जाएं, और तुरंत वो थाने पे बात करेगा, इनसे बात करेगा, उनसे बात करेगा, उनको किसी भी तरह से सेटिस्फाई करके वहाँ से छोड़ देगा। यानी वो आदमी आया था मिलने अधिकारी से, लेकिन वो उसको रास्ते में ही पीआरओ ने, रीडर ने, पीएसओ ने उनके, या वहाँ जो और अधिकारी तमाम पुलिस ऑफिस में होते हैं, वो समझा के भेज देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अन्य किसी से ये नहीं मिलेंगी, आप इनकी बात सुनेंगे और उसको समझेंगे। उन्होंने जो एप्लीकेशन मुझको दी थी वो भी मैंने आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेशित करके चिन्नप्पा के पास भेज दी। अगले दिन सभी महिलाएं एसपी शाहजहांपुर के कार्यालय में पहुंच गईं। इस बीच हुआ ये कि मेरे यहाँ ये करीब 12-1 बजे के आसपास आई थी महिलाएं। जब ये बाहर निकली तो सभी कार्यालय के बाहर जो पत्रकार हुआ करते हैं, वो पत्रकारों से इनकी भेंट हो गई। उन्होंने भी कैमरा वैमरा देखा तो जो जो पूछने लगे उसमें वो महिलाएं बताने लगीं। गंभीर बात थी। शाम को सभी स्थानीय समाचार चैनल्स और कुछ नेशनल चैनल्स में भी ये समाचार प्रकाशित हो गया, ये दिखाया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा। जैसे ही ये दिखाया गया वैसे ही आश्रम में उनके गुर्गे सतर्क हो गए। ये महिलाएं अपने अपने घर पहुंचती उसके पहले ही आश्रम से गुर्गों का फ़ोन आने लगा। उन्होंने महिलाओं को धमकाया कि तुम जो कह रही हो वो तुम ही जानती हो, हम लोग भी जानते हैं। तुम लोगों के बहुत ढेर सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ हैं कि हम भी, कल तुम पहुंचो वहाँ पर और हम लोग भी बाहर पहुंचकर प्रेस को ब्रीफ करेंगे, तुम्हारी सारी फ़ोटोग्राफ्स दिखाएंगे। ये सुन के उसमें 2 महिलाओं ने तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और अगले दिन वो आई भी नहीं। बाकी जो 2-3 महिलाएं थीं उन्होंने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाकर वो एसपी शाहजहांपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई। पहले ही एसपी शाहजहांपुर ने अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को इंस्ट्रक्ट कर रखा था कि इस तरह से महिलाएं आएंगी और ख़बरदार कोई उनसे और बात करे, आप उन्हें सीधे मेरे साथ ले आएंगे, महिला पुलिसकर्मी साथ में उन्हें लाएंगी और मैं उनकी समस्या को सुनूंगा, ऐसा डीआईजी रेंज साहब ने कहा है। यही हुआ और वो महिलाएं डॉक्टर एस चिन्नप्पा के समक्ष प्रस्तुत हुईं। एक एक करके उन्होंने पहले अपनी बात बताई और फिर उनको सारी फ़ोटोग्राफ दिखाई। सारी फ़ोटोग्राफ और उनकी बात सुनकर एसपी शाहजहांपुर डॉक्टर एस चिन्नप्पा भी अचंभित रह गए। वो भी बार बार देख रहे थे कि एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, बार बार पूछ भी रहे थे। चिन्नप्पा की थोड़ी हिंदी तंग है, साउथ इंडियन है, तमिलनाडु का, तो थोड़ा सा कन्वर्सेशन में बातें समझने, इसलिए वो बार बार पूछ रहा था ये कौन आदमी है, ये कौन आदमी है। खैर उसने देखा, उसने कहा ये तो बहुत ही गंभीर बात है। वहीं से उसने थानाध्यक्ष सिरौली को फ़ोन किया और ये बताया कि इस तरह से ये महिलाएं आई हैं, और ये भी बताया कि इनमें से एक महिला ने पहले शिकायत भी की थी और उसमें एफआईआर भी हुई थी, आपके थाने से एफआईआर लग गई। आपकी जानकारी में है तो ये बताएं कि अब तक इस तरह की शिकायतों पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इनका प्रार्थना पत्र भेज रहा हूँ, महिलाओं को थाने पर भेज रहा हूँ, और जब तक ये थाने पर पहुँच नहीं जाएं आप थाने से बाहर नहीं निकलेंगे। होता ये है कि अगर जो शंका हमको थी वही एसपी शाहजहांपुर को थी कि अगर थाने की कनाइवेंस होगी तो ये कोई न कोई बहाना बना के थाने से बाहर चला जाएगा और जो सब इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद होगा जिनसे महिलाओं की बातचीत होगी वो डांट डपट कर इन्हें भगा देगा, या इस बीच में वो आश्रम के लोगों से संपर्क करके पूछ लेगा कि इनसे क्या कहना है और किस तरह इन्हें भगाना है।
जब ये बात थानाध्यक्ष सिरौली से एसपी शाहजहाँपुर कर रहे थे और बात ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा कि मैंने थानाध्यक्ष को कह दिया है, आप सब लोग कल थाने पर जाएं, ये एप्लीकेशन मैं भिजवा रहा हूं, इस पर एफआईआर होगी, आपके सब इंस्पेक्टर जो भी जांच करेंगे, जांचकर्ता अधिकारी आपके बयान लेंगे, उनको आप पूरा बयान जो मुझको बता रही हैं वही नोट करा दिए। सभी महिलाओं ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, साहब हम थाना सिरौली नहीं जाएंगे। उनमें से ज़्यादातर थाना सिरौली के प्रति उनकी बहुत अच्छी राय या ओपिनियन नहीं थी, क्योंकि कभी थाना स्तर से कोई कार्रवाई इनके पक्ष में नहीं हुई थी। उनमें से एक महिला जो कभी थाने पर नहीं गई थी, उसने कहा कि ठीक है, ये लोग नहीं जाती हैं, ये परेशान हैं, मैं जाऊंगी। आप उनको बता दीजिए कि मैं ये एप्लीकेशन जो मैं आपको दे रही हूँ, ये एप्लीकेशन लेके जा रही हूँ और एफआईआर कर दी जाए। चिनप्पा को भी समझने में देर नहीं लगी कि महिलाएं थाने पर जाने से क्यों हिचक रही हैं या थाने पर क्यों नहीं जान रही हैं। जानते वो भी हैं सब। जिस थाने के बारे में परसेप्शन बहुत अच्छा न हो और ख़ासकर शिकायतकर्ता का, वो थाने पर जाना अवॉइड करता है। उन्होंने वहीं ऑफिस में बैठी एसपी ग्रामीण श्रीमती अपर्णा गौतम, सीधी भर्ती की आईपीएस अधिकारी हैं, उनको महिलाओं से उनकी बातचीत कराई। और क्राइम ब्रांच का भी ऑफिस वहीं है, क्राइम ब्रांच के जो प्रभारी थे उनको भी, राजवीर सिंह को, उनको भी बुलाया और अपर्णा गौतम से कहा कि आप इस महिला को लेकर थाने पर जाएं, इसकी एफआईआर कराएं और थाने को बता दें कि थाने से न तो विवेचना होगी, न दबिश जाएगी, न किसी तरह की कोई रेड होगी, न कोई बयान नोट करने जाएगा, न कोई नक्शा नज़री बनाने जाएगा। जो कुछ भी करना है मैं आदेश कर देता हूँ। एफआईआर नंबर आप वहाँ से बताइए कि किस नंबर पर एफआईआर हुई है। मैं आदेश कर दूँगा कि इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच से जो इंस्पेक्टर राजवीर सिंह हैं उनकी देखरेख में किया जाएगा और उसका सुपरविज़न एसपी ग्रामीण श्रीमती अपर्णा गौतम करेंगे। अपर्णा ने यही बात जाकर थाने पर बताई और ये कहा कि आप लोग इसमें कतई इन्वॉल्व नहीं होंगे और इसमें एफआईआर करके आप मुझे दे दीजिए और बाकी आगे की सारी विवेचना क्राइम ब्रांच करेगी। अपर्णा भी नई अधिकारी थी, लेकिन इतना तो जान ही गई कि थाने से क्यों कोई कार्रवाई नहीं कराई जा रही है। इसलिए एफआईआर तुरंत करा के उसकी एक कॉपी उस महिला को दे के कहा कि आप जाइए, और वो सीधे पूरी फोर्स लेकर आश्रम पहुंची। लेकिन आश्रम पहुंचते ही ये पता लगा कि अभी थोड़ी देर पहले 3 गाड़ियों से बाबा ये कह के निकले हैं कि वो हरिद्वार जा रहे हैं। आप भी अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस अधिकारियों की पूरी टीम के पहुंचने के पहले कैसे और क्यों और किसकी सूचना पर, किसके सहारे, किसके दम पर कोई वहाँ से भाग गया होगा। इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्राइम ब्रांच ने अपनी पड़ताल शुरू की। बाबा किस जगह रहते हैं, चेले उनके कहाँ रहते हैं, कहाँ सत्संग होता है, सुबह कितने लोग आते हैं, शाम को कितने लोग आते हैं, कितने बजे। वो उसी लाइन पर, जिस लाइन पर महिलाओं की शिकायत थी, इंस्पेक्टर ने अपनी जांच शुरू कर दी। एसपी ग्रामीण ने भी अपनी जांच शुरू कर दी कि इतने दिनों से जो बातें वो महिलाओं से उनकी हुई थी, कि इतने दिनों से इस तरह की शिकायतों पर अब तक थाना स्तर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और आज के दिन जब मैं स्वयं लेकर आई थी वादी मुकदमा को, थाने पर मैं स्वयं उपस्थित थी, और वहाँ से थोड़ी देर में आश्रम आने के पहले ये कैसे निकल गया। पूछताछ नहीं हो पाई, गिरफ्तारी नहीं हो पाई, बात की सत्यता नहीं पता लगी और निकल गया। हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझने की कोशिश करिए कि वो क्यों निकल गया। बहरहाल इस बात की जानकारी अपर्णा गौतम ने एसपी ग्रामीण ने शुरू कर दी। उन्होंने टेलीफोन पर यह बात अपने एसपी चिनप्पा को बताई कि ऐसे ऐसे हम लोग आए थे, एफआईआर इस तरफ हो रही थी, मैं आश्रम गई और वो थोड़ी देर पहले निकल गया। चिनप्पा को अब स्पष्ट हो गया कि थाने पर इसकी कितनी पैठ है और कितनी कनाइविन से पुलिस वालों की जो थाने पर हैं। उन्होंने राजवीर सिंह को फ़ोन किया और कहा कि तुम ज़िले की बाकी विवेचनाएं, बाकी जांच सब छोड़ दो,
और फ़ौरन जो सर्विलांस के लोग हैं उनके सहयोग से पहले इसकी गिरफ्तारी करो। जब तक ये गिरफ्तारी नहीं हो जाती तुम हेडक्वार्टर पर लौट कर नहीं आओगे। बात ये गुस्से में कही थी एसपी शाहजहाँपुर ने, लेकिन सही थी। राजवीर सिंह भी अपनी टीम टाम से और पूरा उससे सर्विलांस से सुसज्जित होकर उसके चेलों का नंबर लेकर, उसका नंबर लेकर, उसके ड्राइवर का नंबर लेके, कुछ असलाहधारी उसके साथ चलते थे उनका नंबर लेके उसको ट्रैक करना शुरू किया। और आखिरकार 30 जनवरी 2020 को तांत्रिक बाबा को दूसरे राज्य से गिरफ्तार करके शाहजहाँपुर लाया गया। बाबा से पूछताछ शुरू हुई। बाबा का नाम स्वामी अनुज चेतन सरस्वती था। स्वामी के नाम से कम लोग जानते थे, बाबा के नाम से ज़्यादा लोग जानते थे। बाबा अनुज चेतन सरस्वती, उनका असली नाम था अनुज कठेरिया। उनके पिताजी का नाम रामेश्वर दयाल, और वो सरस्वती स्कूल के निकट थाना निगोही में उनका आश्रम था। बाबा आ गए थाने पर, क्राइम ब्रांच भी थी पूरी, और विवेचक भी थे जो इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच थे, उनके साथ जो लोग विवेचना कर रहे थे वो भी थे। बाबा से पूछताछ शुरू हुई। फ़ौरन पुलिस के सामने बाबा ने अपना असली नाम बताया और ये बताया कि नहीं साहब, मेरे फलाना गुरु हैं, उन्होंने मुझे तंत्र विद्या, मंत्र विद्या ये सब बताई है। मैं झाड़ फूंक, बीमारियों को ठीक करना, तंत्र मंत्र ये सब दिखावा करके, और सत्संग में पहले महिलाएं आती हैं। सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पर बाबा सत्संग करते थे और उसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आती थी। वहाँ अपने किस्से कहानी सुनाकर उनको इम्प्रेस करते थे कि वो बड़ी से बड़ी आपदा को, बड़ी से बड़ी विपदा को, बड़े से बड़ी बीमारी को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। महिलाएं, उनकी भी आदत होती है कि वो कुछ समस्याएं अपनी अकेले में जानना चाहती हैं। ऐसे लोगों को वो टारगेट कर लिया करता था कि ये अपनी कुछ इसकी व्यक्तिगत निजी समस्या है जो वो सबके सामने नहीं बताना चाहती। तो बाबा कहते थे ठीक है, सब लोग चले जाएं, तब आप अपनी बात बता दीजिएगा। ऐसी महिलाओं को वो अपने टारगेट पर रख लिया करता था और फिर उनको ये बताता था कि हमारा आश्रम हरिद्वार में है, हमारा आश्रम बदायूं में है। बहुत जगह अपने आश्रम के बारे में बताता था, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करता था, और फिर धीरे धीरे अपने जाल में फंसाकर वहाँ वो सब कुछ वही होता था जो अपने बड़े वाले साधु बाबा जो आजकल जो जेल में बंद हैं, बहुत ढेर सारे, जो वो लोग किया करते थे, जो पब्लिक डोमेन में है, जो आपकी जानकारी में है, हमारी जानकारी में है, वही सब कुछ ये बाबा किया करता था। विवेचना से ये भी पाया गया कि अनुज चेतन सरस्वती ने जनपद औरैया, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा और बरेली जनपद की कुछ महिलाओं से शादी की है, जिनके प्रमाण विवेचक को मिल गए। हर एक से शादी करने पर उसने अपनी पुरानी शादियों को छिपाया, तथ्यों को छिपा के ये शादी की गई थी। बाद में जब महिलाओं को पता लगता था तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता था और तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। और जैसा बताया गया था कि बहुत ढेर सारी ऐसी महिलाओं के नाम जब सब पकड़ में आ गए, गिरफ्त में आ गए, लोगों के बयान लेने क्राइम ब्रांच ने शुरू किए, तो फिर तमाम ऐसी और महिलाओं के नाम पता लगे जिनसे विवेचक ने संपर्क किया तो उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा साहब जो हो गया वो हो गया, हम अपने परिवार की और बदनामी नहीं चाहते हैं। ये जो जिन लोगों का पता लग गया मैं उनका बता रहा हूँ। ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से 2 मुस्लिम महिलाएं भी थी। बाबा ने उनसे मुस्लिम रीत रिवाज से निकाह किया था, शिकायत करने भी आई थी उनमें। तो मतलब सर्वधर्म संभाव, जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है, ये बाबा भी उसी तरह का था। जब सारे पर्याप्त साक्ष्य मिल गए तो पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर बाबा को जेल भेज दिया गया। लेकिन अब फिर वही सवाल कि इतने सारे बाबाओं, साधुओं, बापुओं को पुलिस भेज चुकी है जेल, जुडिशियल प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं, सालों साल से जेल में हैं, फिर भी
इस तरह के बाबा रक्त बीज की तरह हर दिन फल फूल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा कि इतने बड़े बड़े किस्से कहानी इन सभी बाबाओं के जो जेल में हैं, वो अखबारों में, टीवी में, सारे सोशल मीडिया में मीम की तरह, मजाक की तरह हर तरह से प्रसारित हैं, बहुप्रचारित हैं। फिर भी कोई महिला इस तरह के बाबा पर कैसे यकीन कर लेती है? गिरफ्तारी से पहले जो विवेचना में आया कि गिरफ्तारी से पहले जो ये सत्संग करता था, उस सत्संग में भी 80% महिलाएं भाग लेती थीं। आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा खोल कर बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये भी उन्हीं बाबाओं की श्रेणी का थोड़ा भी छोटी मूर्ति वाला, छोटे कद वाला बाबा था, लेकिन कार्यकलाप सब वही थे जो उन लोगों के थे जो वर्तमान में जेल में हैं। अब फिर वही यक्ष प्रश्न जो हमारे दिमाग में इस पूरे प्रकरण के बाद से घूम रहा है, और आपके दिमाग में भी घूमना चाहिए कि आखिर किसकी गलती से इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के बाबा, इस तरह के अय्याश, इस तरह के गुमराह करने वाले लोग, इस तरह के लोगों की धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने वाले लोग, लोगों की आस्था को लूटने वाले लोग कैसे अपना साम्राज्य बना लेते हैं, किसकी गलती से अपना साम्राज्य बना लेते हैं? एक, पुलिस और सामान्य प्रशासन की गलती होती है, वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनको वो टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप समझ गए होंगे कैसे उसको सूचना मिलती थी, कैसे एफआईआर लग जाती थी, कैसे उसके दिए हुए एविडेंस पर थाने का दरोगा बिलीव कर लेता था और महिलाएं भटक कर चली जाती थीं, एफआईआर इनकी विवेचनाओं में लग जाती है। दूसरा, एक तो पुलिस और सामान्य प्रशासन, दूसरा समाज। ऐसा नहीं है, मान लिया वो महिलाएं अनपढ़ हैं, महिलाएं बहुत जानती नहीं हैं, उनके घर वाले जो ये जानते हैं कि आज सुबह फलां के यहाँ सत्संग में जा रही हैं, उनके माँ बाप शादीशुदा हैं तो उनके पति, और बच्चे हैं तो उनके बच्चे, इतना सब जानने के बाद भी इस तरह के लोगों के संपर्क में कैसे लोग आ जाते हैं? समाज इसको क्यों अलाउ करता है? तो क्या इसमें समाज की गलती है? और तीसरा तो उन्हीं की गलती है जो सत्संग में भाग लेने के लिए जाती थी और फिर लूटी पिटी थानों पर चक्कर लगाती थी कि साहब मेरे साथ ये हुआ है। आप भी इस पर विचार करिए कि कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं रुक रहा है? सबको पता है कि जो बड़े वाले बाबा जेलों में हैं और कई कई सालों से जेल में हैं, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य वाले जेल में हैं, फिर भी लोग क्यों विश्वास करते हैं इन पर? क्या है ऐसा इनमें कि इन पर विश्वास किया जाता है? आप भी इस पर विचार करें और हमें भी बताएं ताकि मेरा ज्ञान वर्धन हो सके। मैं इस के बाद जो उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये समाचार दिखा था जिसमें इसकी अनुज चेतन सरस्वती की, ये फ्रॉड की, ये बाबा जिसे कहते थे लोग, इस तांत्रिक की, इसकी भी फ़ोटोग्राफ है, उन महिलाओं की भी फ़ोटोग्राफ है, उन महिलाओं के बयान हैं, वो मेरे कार्यालय में जब आई तो उनके बयान हैं, वो जब एसपी शाहजहाँपुर के यहाँ गई तो उनके बयान हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोग इनसे सावधान रहें, ऐसे बाबाओं से। ये कितना पढ़ा लिखा है इसने पूरी पूछताछ में नहीं बताया, और हमें लगता नहीं है कि ये हाई स्कूल या इंटरमीडिएट से ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। कैसे कोई इन पर बिलीव कर लेता है? और इसने एक तरीका निकाल लिया था कि जो भी इसको व्यभिचार करना हो, अय्याशी करनी हो, वो उनसे शादी कर लेता था, और शादी करने के बाद सबसे पहले वो फ़ोटोग्राफ, वीडियोग्राफ अपने साथ रहता था। महिला ने आरोप लगाया नहीं तो उसने कहा साहब ये तो मेरी बीवी थी। फिर ये पूछे जाने पर कि जब ये थी तो तुमने इससे क्यों किया, ये थी तो इससे क्यों किया? उनका कोई मैं सरकारी कर्मचारी थोड़ी हूँ कि मैं एक से अधिक शादियाँ नहीं कर सकता। फिर उसको कानून बताया गया और तमाम धाराओं के तहत उसे जेल भेजा गया। तो आप सावधान रहें, आपके आस पड़ोस में भी बहुत से इस तरह के कुकुरमुत्ते की तरह उगे हुए तमाम लोग होंगे जो आपकी आस्थाओं से खिलवाड़ कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों पर कतई यकीन न करें। जो ज्ञानी है, जो वास्तव में ज्ञानी है, जिसे वास्तव में ज्ञान है,
वो कभी इस तरह से भीड़ में बैठकर अपनी दुकान नहीं चलाता। वो आपको कंदराओं में, पहाड़ों में, और वो संभवतः लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते। तो आप वो वीडियो भी देखें, फिर मुझे बताएं कि ये कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां चिन्मयानंद के बाद अब एक और साधु की अय्याशी सामने हुई है। इस साधु ने एक दो नहीं बल्कि 5-5 शादियां की हैं और सभी महिलाओं को नशीला इंजेक्शन देकर देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया है। पीड़ित महिलाओं ने डीआईजी राजेश कुमार पांडे से शिकायत की है और बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में बाबाओं की बहार है। हर महीने कोई ना कोई नया बाबा अपनी करतूतों के चलते खबरों में रहता है। कोई प्रवचन देकर लोगों से ठगी करता है तो कोई मोक्ष दिलाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता है। महिलाओं का उद्धार करने के नाम पर उनकी इज्जत और आबरू से खेलते हैं। लेकिन आज हम जिस बाबा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वो बाबा शादियों का शौकीन है। वो दूसरों की नहीं बल्कि खुद की शादियां करने में यकीन करता है। शादी के बाद अपनी पत्नियों को जिस्म फरोशी के धंधे में मजबूर करता है। बाबाओं के बाजार में इस नए साधु का नाम है स्वामी अनुचेतन सरस्वती। आरोप है कि बाबा ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5-5 शादियां की हैं। पहले ये बाबा महिलाओं से सत्संग के नाम पर भक्त बनाकर अपने जाल में फंसाता है, फिर प्रेम लीला करता है। अंत में उस महिला भक्त से शादी करके उसका उद्धार करने का दावा करता है। लेकिन उद्धार के नाम पर यह ढोंगी बाबा अपनी पत्नी को नशे का इंजेक्शन लगाता है और फिर शुरू करता है देह व्यापार का गंदा धंधा। ढोंगी साधु का शिकार बनी महिलाओं ने अब पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित महिलाओं ने ढोंगी साधु की करतूत डीआईजी को बताई। महिलाओं का आरोप है कि इस साधु ने अब तक 5 शादियां की हैं। महिलाओं को नशीला इंजेक्शन देता है और देह व्यापार करने के लिए मजबूर करता है। जो भी महिला उसकी बात नहीं मानती उसको बुरी तरह से मारता और पीटता है और बंधक बनाकर रखता है। महिलाओं के मुताबिक उसकी एक पत्नी आत्महत्या कर चुकी है जबकि बाकी पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं। मेरे पति ने मुझे, मेरे माँ बाप को, सबको मतलब झांसा दिया। मैं तांत्रिक हूँ, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और झूठ बोल के शादियाँ करता है। वो सबको झांसे में अपने फंसाता है। 4-5 शादियाँ की है। एक लड़की उसमें से फांसी लगा के मर चुकी है और एक मतलब उनके घर में पूरा मतलब कि देह व्यापार का धंधा होता है। लड़कियां फंसा के लाते हैं, उनको बेचते हैं। उनके मतलब उनकी माँ भी शामिल है इसमें, उनका छोटा वाला भाई भी शामिल है। सब लोग यही करते हैं और मेरे साथ भी यही हुआ है। मुझसे भी यही करवाया। मुझे इंजेक्शन भी उसी के लगा देते थे और मतलब छोड़ देते थे हमको। आदमी आते थे, औरतें आती थी उनके घर में, कहते थे मतलब, और हम जब विरोध करते थे उनके खिलाफ तो बोलते थे कि हमारे क्लाइंट हैं वो, तो बहुत मारते पीटते थे हम लोगों को। 2005 में शादी की थी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी की है रीति रिवाज से और उसके बाद में क्या कहते हैं मेरा एक बेटा हो गया है और मुझे घर से मार तोड़ के निकालते हैं। मेरे व्यापार का धंधा करवाते हैं। जब मैं नहीं करना चाहती हूँ तो मुझे इंजेक्शन देते हैं नशे के, जो मैं पूरे दिन नशे में पड़ी रहती हूँ। आज मैंने ये शिकायत की है। मेरे शादी के बाद इन्होंने 5 और बहला फुसला के शादियाँ कर ली हैं। उनके भी बच्चे हैं और बच्चे हम सब मतलब यतीमों की तरह भाग दौड़ कर रहे हैं। कहीं निगोई थाने में, कहीं शाहजहांपुर थाने में, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। साधु के नाम पर शैतान बने इस बाबा की करतूत सुनकर पुलिस भी हैरान है। डीआईजी राजेश कुमार पांडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित इलाके पुलिस को आरोपी साधु के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीआईजी से शिकायत करते हुए महिलाओं ने स्वामी अनुचेतन सरस्वती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मामले में डीआईजी राजेश कुमार पांडे के मुताबिक शाहजहांपुर की पीड़ित महिलाओं ने कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं जिनके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। डीआईजी के मुताबिक शाहजहांपुर पुलिस को 3 दिन के अंदर मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 5 महिलाएं आई थी और उन्होंने संबंधित फोटोग्राफ या डॉक्यूमेंट ये दिखाए कि एक ही व्यक्ति ने इन 5 लोगों से अलग अलग समय पे शादी की है। शादी करने के कुछ दिन बाद उनको प्रताड़ित किया है और फिर उन्हें मजबूर किया है कि वो कहीं और चली जाएं। ऐसी इनकी शिकायत थी। इनके पास फोटोग्राफ थी, इनके पास मोबाइल पे फोटोग्राफ थे। तो उनके प्रार्थना पत्र पे मैंने संबंधित अधिकारी को कहा इसमें अगर ऐसा है और सिर्फ शारीरिक शोषण के लिए ही ये शादियां की गई हैं तो ये बहुत ही गलत है
और उसमें प्रभावी पहले सही जांच कर लें इसकी। अगर ये सभी आरोप सत्य पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की जानी चाहिए। बता दें कि आरोपी स्वामी अनुज चेतन सरस्वती शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र के संगम इंटर कॉलेज के पास रहता है। पुलिस अब ढोंगी बाबा का इतिहास खंगालने में जुटी है। जो तांत्रिक बाबा कभी हिंदू बनकर तो कभी मुस्लिम बनकर अब तक 5 शादियां कर चुका है। तांत्रिक बाबा की शिकार हुई 2 पत्नियों ने तांत्रिक पर महिलाओं को देह व्यापार में धकेलने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अलग अलग पत्नियों के साथ खड़ा यह शख्स असल में एक रंगीला बाबा अनुज चेतन सरस्वती है, जो खुद को तांत्रिक भी बताता है। लेकिन शाहजहांपुर के थाना निगोही कस्बे का रहने वाला तांत्रिक बाबा इस बार बुरी तरीके से फंस गया है। औरैया जिले के फफूंद इलाके की रहने वाली उसकी पत्नी पिंकी चौहान से इसी तांत्रिक ने झांसे में लेकर 30 मई 2014 को शादी कर ली थी। बाद में पता चला कि तांत्रिक इससे पहले भी कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम बनकर कई महिलाओं से शादी कर चुका है। आरोप है कि शादी के बाद तांत्रिक और उसका परिवार महिलाओं को देह व्यापार में धकेल देता है। पत्नी का यह भी आरोप है कि इससे पहले उसकी एक पत्नी परेशान होकर आत्महत्या भी कर चुकी है। अब इस तांत्रिक की 2 पत्नियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तांत्रिक की पत्नियों का कहना है कि अब तक कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। अब वह इसके खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं ताकि कोई दूसरी महिला इसका शिकार न बन सके। ऐसा ना हो जो हमारे साथ में हुआ, इनके साथ में हुआ। 5 लेडीज और चली गई, उनके भी साथ में ऐसा हुआ कि सर मेरे जेठ तंत्र मंत्र करते हैं, बहुत बड़ा धंधा चला रहा है, मतलब सेक्स रैकेट चल रहा है सर, उसमें सब उसकी शिकार मैं भी हुई हूँ सर। ये कितने दिनों से चल रहा है? ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। हम थोड़े शादी के कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला, तभी इन लोगों ने मुझे बहुत मारा। उसकी FIR दर्ज हुई थी, ठीक है। उसके बाद मेरा समझौता हो गया था, कुछ लोगों ने समझौता करवा दिया। फिर मैं अपने मैके थी तो मैं वहाँ आई तो मुझे पता चला, तो इन लोगों ने फिर मुझे बहुत मारा तोड़ा, मुझे 2 लाख में बेचा। उसके बाद इन लोग मेरे जेठ ने मेरे साथ में बलात्कार किया। क्या नाम आपका जेठ? जी, आपके जेठ का नाम क्या है? अनुज कठेरिया। कई ID बनी हुई है उसकी। तो इस मामले को लेकर आप पुलिस से कितनी बार गुहार लगा चुके हैं? मैंने एक मुकदमा वहाँ पे लिखवाया था पीलीभीत में, और एक ये शाहजहांपुर में लिखवाया था। उसमें पुलिस वालों ने FIR लगा दी। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये लोग बंद भी नहीं हुए। कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे। वो शख्स कौन है जो कई शादियां कर की थी, और दूसरी शादी एकता वाल्मीकि बरेली से की थी, तीसरी शादी इनसे की थी, चौथी शादी कानपुर की लड़की है, उसने फांसी भगा लेके आया था, वो फांसी लगा के खत्म हो गई। और 5वीं सर मेरे साथ में तो जो किया ये वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और 5वीं शादी एक कानपुर से की है। अगर मैडम इस बीच आपको न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। कई शादियां कर चुका तांत्रिक मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अनुज चेतन सरस्वती के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। हाँ, अभी पिछले परसों एक मुकदमा थाना निगोही में पंजीकृत हुआ है, जिसमें पिंकी चौहान नाम की एक महिला है जो औरैया की रहने वाली है। उसका कहना यह है कि एक व्यक्ति जिसका नाम अनुज चेतन सरस्वती है, उसका उसके घर आना जाना था और उसने परिवार को विश्वास में लेके उससे शादी की है। ये शादी जनपद औरैया के कस्बा है फफूंद में हुई थी। शादी के बाद वो उसको यहाँ ले आया निगोही में, और यहाँ कुछ दिन तक तो ठीक रहा। उसके बाद महिला को पता चला कि ये पति तांत्रिक का काम करता है और उसके यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आती हैं तंत्र विद्या के संबंध में, और कुछ उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध भी लगी हैं। और उसने तमाम तरीके के आरोप अपने पति पर लगाए हैं कि इससे पूर्व में भी ये कई शादियां कर चुके हैं और जो महिला भक्त आती हैं उनके साथ इनके अनैतिक संबंध हैं। ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इसमें गहराई से छानबीन कर रही है। अभी तो सिर्फ एक महिला जो पिंकी चौहान नाम की महिला है, इसी ने भी कंप्लेंट दर्ज कराई है। इसी ने सूचना दी है कि इससे पूर्व में भी अलग अलग जनपदों में इसने अन्य महिलाओं के साथ विवाह किया है। पुलिस पूरी पड़ताल कर रही है।
पीड़ित दो पत्नियां लगातार थाने और पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन मामला अब बरेली डीआईजी के पास तक पहुंच गया है। डीआईजी के सख्त आदेश के बाद शाहजहांपुर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सरगर्मी से उसकी तलाश शुरू कर दी है। आशा है आपने देख लिया होगा, उस तांत्रिक को भी देख लिया होगा, वहाँ बैठी हुई भीड़ को भी देख लिया होगा, उन महिलाओं के साथ जिनके साथ व्यभिचार, छल, कपट, लूट, उनको भी देख लिया होगा। अब ज़रूर आप इस पर विचार करके हमारे इस यक्ष प्रश्न का उत्तर दें। मुझे खुशी होगी, मेरा ज्ञानवर्धन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।